हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। मैं कुमार स्वागत करता हूं आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोगों ने झारखंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 के सिलेबस के सेक्शन एच जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर इसके वीडियो सीरीज को शुरू किया है और उसमें भी हम लोगों ने एक टॉपिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इस टॉपिक से हमने शुरू किया है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप पहले उसे देख लें और उसके बाद आप लोग इस क्लाइमेट चेंज के वीडियो को देखें, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अगर आप देखें तो ये 3 सब टॉपिक का जो है कम्बिनेशन है। पहला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। इस तीनों सब टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तीनों सब टॉपिक आपस में को रिलेटेड है। अगर आप पर्यावरण संरक्षण करते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैव विविधता को भी संरक्षित करते हैं। और अगर आप जैव विविधता को संरक्षित कर पा रहे हैं तो आप क्लाइमेट चेंज को भी कम कर पा रहे होंगे। ठीक है। उसी तरह अगर आप क्लाइमेट चेंज की दिशा में कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जैव विविधता खुद ब खुद संरक्षित होगी। और अगर जैव विविधता संरक्षित हो पा रही है तो आप ये कह सकते हैं कि आप पर्यावरण का भी संरक्षण कर रहे हैं। तो ये तीनों सब टॉपिक आपस में को रिलेटेड है। तीनों को अलग अलग करके पढ़ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि इस तीनों सब टॉपिक का जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो मैं आप में विकसित कर सकूँ, जिससे कि इसके फैक्ट्स आपको काफ़ी आसानी से याद हों और काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहे। हमने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से शुरू किया है, पर्यावरण संरक्षण से, और हमने ये जानने की कोशिश की है कि विश्व के राष्ट्रों ने और भारत ने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और अभी तक क्या प्रयास किए जा चुके हैं। आज हमारा जो फोकस है वो क्लाइमेट चेंज पे रहेगा, जलवायु परिवर्तन पे रहेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 इसे पढ़ा था। एजेंडा 21 हमने इसे देखा था। रियो घोषणा पढ़ा था। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे हमने पढ़ा था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो इंट्रोडक्शन था ये हमने देखा था। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, हमने इसे पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसे देखते हैं। हम लोग जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन क्या होता है इसे देखेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं उसे देखेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो तीसरा मीटिंग है, जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, उसे हम लोग देखेंगे। COP15 कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, इसे पढ़ेंगे। COP16 कानकुन सम्मेलन, COP17 डरबन सम्मेलन, COP21 पेरिस सम्मेलन, COP25 मैड्रिड सम्मेलन, इन सभी सम्मेलनों को देखेंगे। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसे देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो करंट इवेंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन होता ही क्यों है। तो इससे अगर आप समझ जाते हैं तो इस टॉपिक के जो फैक्ट्स हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे इसका जो बेसिक्स है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, पर फिर भी यहाँ पर उस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो इसके फैक्ट्स को, जो जो कदम उठाए गए हैं एक विश्व स्तर पर और भारत के द्वारा, उसे आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि वीडियो को आगे ना देखें कि इन सभी चीज़ों का हमारे एग्ज़ाम से क्या वास्ता, हमें एग्ज़ाम से इन सभी चीज़ों को क्या लेना देना है, हमें तो बस फैक्ट्स चाहिए। पर फैक्ट्स आपको तभी याद रहेंगे जब आप बेसिक्स को ढंग से समझे रहेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस रखकर, थोड़ा धैर्य रखकर, थोड़ा इसको देखें, समझें कि जलवायु क्या होता है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। उसके बाद जब मैं इसके फैक्ट्स को बताऊँगा, इसके जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग हुई है उसमें बताऊँगा, तो आप बेहतर तरीके से उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो डिसीजन लिया गया था वो क्यों लिया गया था वो आप समझ पाएंगे। तो जलवायु क्या होता है इसे समझने से पहले मौसम किसे कहते हैं वो समझते हैं। कि मौसम किसी स्थान या क्षेत्र विशेष की लघु अवधि की पर्यावरणीय दशाओं को दर्शाता है। मीन्स लघु अवधि, यहाँ पर शब्द जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और पर्यावरणीय दशाओं को दर्शाता है। अब पर्यावरणीय दशा क्या क्या है, जैसे तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादलों की स्थिति और पवन, इसे हम लोग पर्यावरणीय दशा कहते हैं। कि अगर तापमान में कुछ वृद्धि या कमी होती है कल के तापमान और आज के तापमान में, तो हम ये कहते हैं कि मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अगर बादलों की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि कल बादल नहीं था और आज बादल हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि कल का मौसम आज के मौसम से डिफरेंट है। उसी तरह पवन की दिशाओं में अगर परिवर्तन होता है कि कभी पवन पूर्व दिशा की ओर से बह रहा हो और कभी पश्चिम दिशा की ओर से बह रहा हो, तो हम कहते हैं कि कल के मौसम में जो पवन था वो पूर्व दिशा की ओर से बह रहा था, आज पश्चिम दिशा की ओर से बह रहा है। तो ये लघु अवधि को बताता है। ठीक है, अब जलवायु को देखें तो यही मौसम का दीर्घकालिक रूप है। दीर्घकालिक रूप है, इसका अर्थ है कि मौसम का लंबे समय तक अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें किसी स्थान का जलवायु का पता चलता है। लंबे समय तक अध्ययन का सिंपल सा अर्थ है कि ये लंबा समय कम से कम 30 से 35 वर्षों का होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले यहाँ पर इस महीने में बारिश हुआ करती थी, पर अब बारिश जो है इस महीने में नहीं हुआ करती है। तो आप ये कहेंगे कि उस जगह का जो जलवायु है वो परिवर्तित हो चुका है। आप ये नहीं कहेंगे कि मौसम परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि मौसम का एक दीर्घकालिक रूप ही जलवायु कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। मैंने अभी कहा कि अगर 30 से 35 साल पहले किसी क्षेत्र विशेष में किसी महीने में अगर बारिश हुआ करती थी या ठंड हुआ करती थी और आज उसी महीने में उस जगह पर बारिश नहीं होती है, ठंड की जगह गर्मी पड़ती है, तो आप कहेंगे कि वहाँ का जलवायु क्या हो गया, परिवर्तित हो चुका है। और इस परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम या प्रभाव है जिसके कारण ये जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि वैश्विक तापन होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है और ये होता ही क्यों है। तो इसे हम लोग समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारक हैं। इसके दो प्रमुख कारक हैं, एक प्राकृतिक कारक और एक मानव जनित कारक। ये प्राकृतिक कारक जो है ये ज्योग्राफी का एक पार्ट है, भूगोल का एक पार्ट है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि महाद्वीपीय विस्थापन, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का झुकाव और समुद्री धाराओं, इसके चलते जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। कैसे? तो महाद्वीपीय विस्थापन के होने से क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी विस्फोट होने से काफ़ी सारे उसमें गैसेस जो हैं वो उत्सर्जित होते हैं और उन गैसों के उत्सर्जित होने से जो आपका तापमान है उसमें परिवर्तन होता है। उसी तरह पृथ्वी के झुकाव और समुद्री धाराओं के चलते भी मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो प्राकृतिक कारक था, पर जलवायु में परिवर्तन मानव जनित कारक के कारण भी हो रहा है। जैसे शहरीकरण, इससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कैसे? कि शहरीकरण होने से वनों का, पेड़ों का कटाई होती है काफ़ी संख्या में। औद्योगिकरण होने से काफ़ी सारे धुएं उस उद्योग से निकलते हैं। वन के उन्मूलन होने से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले वृक्ष थे उनकी कटाई होती है, जिसके चलते जो गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सभी का वातावरण में, पर्यावरण में जो मात्रा है वो बढ़ जाता है। और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से भी आपके जो गैसेस हैं, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उनका जो मात्रा है वो पर्यावरण में बढ़ता है, जिससे कि ये जलवायु परिवर्तन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन हाउस गैस क्या है और इनके बढ़ने से जलवायु परिवर्तन क्यों होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझें तो आप ये समझें कि जो मानव जनित कारक है ये वर्तमान समय के जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है। ठीक है, हम प्राकृतिक कारण को भी मानते हैं, पर जो वर्तमान जलवायु परिवर्तन है उसका प्रमुख कारण जो मानव जनित कारक है ये है। इस मानव जनित कारक के चलते जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसकी काफ़ी संख्या में उत्सर्जन हो रही है और इस उत्सर्जन से जो वैश्विक तापन है वो बढ़ रहा है। और वैश्विक तापन ही मैंने बताया कि इसी का परिणाम या प्रभाव है जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हो रहे होंगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं और इसके चलते वैश्विक तापन क्यों बढ़ रहा है और वैश्विक तापन के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं कि मैंने कहा कि ये मानव जनित जो कारक हैं इससे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इसका एमिशन काफ़ी बढ़ गया है और ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है और इस ग्रीन हाउस प्रभाव से जो वैश्विक तापन है वो भी काफ़ी हो रहा है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। और यही ग्लोबल वार्मिंग जो है आपके जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण है अभी फ़िलहाल के दौर में। ठीक है, हम पहले ये समझते हैं
कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, किस किस गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस में रखते हैं और इसके चलते जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो हम 6 गैसों को प्रमुख तौर पर ग्रीन हाउस गैस में रखते हैं। वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, PFC परफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन 6 गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये CO2 का उत्सर्जन क्यों होता है, जो फॉसिल फ्यूल का कम्बशन होता है, जो जीवाश्म ईंधन है उसको हम लोग जलाते हैं तो ये CO2 का एमिशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के होने से जैसे कि कार, बस, इन सभी से जो धुएं निकलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कोयला या फिर क्रूड ऑयल, इसके यूजेस से भी CO2 का जो है एमिशन होता है। उसी तरह CH4 का एमिशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से होता है, नेचुरल गैस सिस्टम में होता है और लैंडफिल्स और दलदली ज़मीन जो होता है वहाँ से मीथेन का जो उत्सर्जन होता है। नाइट्रस ऑक्साइड बेसिकली जो उर्वरक का प्रयोग होता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का वहाँ से उत्सर्जन होता है। उसी तरह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC और SF6 का भी उत्सर्जन कई अलग अलग कारणों से होता है। अब ये देखें कि एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, उसे आप ध्यान में रखेंगे कि इस 6 गैसेस से आपका जलवायु परिवर्तन तो होता है, पर इसमें 2 ऐसे गैस हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारक तो हैं, पर जो ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उसका वो कारक नहीं है। मीन्स इस 6 गैस में 2 ऐसे गैस हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारक तो हैं, पर ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है उसके कारक नहीं है। वो कौन कौन से हैं? तो वह है CO2 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इन दोनों का भी याद रखें कि ये 2 गैस ऐसे हैं, HFC और CO2, जो कि ओजोन परत को ह्रास करने में इनका कोई रोल नहीं है। इनकी मात्रा के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा है ग्रीन हाउस गैसेस में वो CO2 का है। इसका लगभग 72% मात्रा ग्रीन हाउस गैसेस में रहता है। उसी तरह CH4 का देखें, मीथेन का, तो इसका लगभग 20% मात्रा ग्रीन हाउस गैसेस में रहता है। N2O का लगभग 5% रहता है और रेस्ट जो है वो आपका अन्य गैसों का है। इसमें एक और नाम आप देख रहे होंगे, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस में अभी फ़िलहाल में इसे ऐड किया गया है। फ़िलहाल मीन्स 2013-14 में इसे ग्रीन हाउस गैसेस में ऐड कर लिया गया है। मीन्स अब 6 के जगह टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो 7 हो गए हैं। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? CO2, उसके बाद CH4 और उसके बाद N2O। इस क्रम को अभी आप याद रखेंगे कि ऊपर से नीचे जो है ये घटते जा रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा CO2, फिर CH4, फिर N2O, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर PFC परफ्लोरोकार्बन, SF6 और फिर NF3। ठीक है, इन ग्रीन हाउस गैसेस से ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को देखते हैं कि वो क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा, पर एक बार दोबारा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जिससे कि टॉपिक में आगे चीज़ों को समझने में आसानी हो। इसे पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि चंद्रमा जो है, आप जानते होंगे चंद्रमा में दिन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुँच जाता है जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली इस पर पड़ती है। पर यही रात में इसका टेम्परेचर निगेटिव में 150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो इतने टेम्परेचर वेरिएशन में किसी भी ज़िंदगी का या किसी भी जीवन का एग्जिस्ट कर पाना चंद्रमा पर वो काफ़ी मुश्किल है। इसी के विपरीत अगर हम लोग पृथ्वी पर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन वो काफ़ी कम होता है और दिन और रात का टेम्परेचर लगभग एक समान सा बना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर एक समान बना रहता है? तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एक समान बना रहता है। तो ये कैसे काम करता है उसे देखते हैं। सूर्य से जो किरणें पृथ्वी तक आती है दिन के समय, उसमें अधिकतर किरणें धरातल तक सीधे पहुंच जाती है, पर कुछ किरणें इस ग्रीन हाउस गैस के चलते परावर्तित होकर वापस चली जाती है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है ये एक परावर्तक का काम करता है। मीन्स दिन के समय ये ग्रीन हाउस गैस इस सूर्य की किरणों के लिए परावर्तक का काम करता है और सूर्य की सारी किरणों को धरातल तक पहुँचने नहीं देता है, जिससे दिन के समय जो है पृथ्वी उतनी गर्म नहीं हो पाती है। नहीं तो ये भी चंद्रमा की तरह 100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस परावर्तक का काम करता है और कुछ किरणों को वापस ये भेज देता है, जिससे दिन के समय इसका टेम्परेचर उतना नहीं होता है। मीन्स एक मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रात में जब सूर्य नहीं होता है तब यहाँ काफ़ी ठंड हो जानी चाहिए और टेम्परेचर काफ़ी जो है वो घट जाना चाहिए,
पर ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि दिन के समय जब किरणें सीधी धरातल तक पहुंचती है, उस किरणों के चलते यहाँ के जो ऑब्जेक्ट हैं वो गर्म होते हैं और उस किरणों को अवशोषित करके उसे एनर्जी के रूप में कंजर्व रखते हैं। अब रात में क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया था उसको कंजर्व करके रखता है और रात में उसे एमिट करता है। तो ये एमिट करने के क्रम में कुछ जो एनर्जी है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, लेकिन अधिकतर एनर्जी जो है वो इस ग्रीन हाउस गैसेस में अवशोषित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हीट को ये ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस गैस, और ट्रैप करने से क्या होता है कि टेम्परेचर को उतना कम होने नहीं देता है। रात में भी इस टेम्परेचर को एक मॉडरेट बनाए रखता है। तो दिन में यह रिफ्लेक्टर का काम करता है और रात में यह एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे कि ये टेम्परेचर जो है दिन रात दोनों में एक समान सा बना रहे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कैसे काम करता है। तो यही रीज़न है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इस टेम्परेचर को मॉडरेट बना के रख पाने में सक्षम है। पर अगर मान लें कि ये ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या काफ़ी बढ़ जाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत रेडिएशन वो रात में वापस वायुमंडल में चले जाता था वो सारा का सारा जो है इस ग्रीन हाउस गैस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो पृथ्वी का वो बढ़ने लगेगा। तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस में वो CO2 की मात्रा सबसे अधिक है। अगर हम लोग पूर्व औद्योगिकरण के समय को देखें तो उस समय इस CO2 की मात्रा 0.028% था, जिसे कि हम लोग 280 ppm कहते हैं। 280 ppm मतलब 280 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक मिलियन में 280 जो कण थे वो CO2 के थे। उसी तरह जब औद्योगिकरण का समय आया तो ये कार्बन का जो मात्रा है थोड़ा सा इंक्रीज किया और अब 1 मिलियन में इसके 330 कण पाए जाने लगे, और अब औद्योगिकरण के बाद 1 मिलियन में 400 CO2 के कण ये पाए जाते हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ रही है, जिससे कि जो उष्मा जो अवशोषित होने का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है हीट वो पृथ्वी पर रह रही है। जो थोड़ा बहुत जो वापस रेडिएट होकर वापस चले जाना चाहिए था वो भी अब एब्जॉर्ब हो जा रही है, जिससे कि चलते क्या हो रहा है कि तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे। और इस जो पूर्व औद्योगिकरण ये क्या चीज़ है कि जो यूरोप आदि देशों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके चलते काफ़ी सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं या ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उत्सर्जित हुए थे, और इसका लाभ उन्हें तो मिला था पर जो बाकी देश जहाँ पर कि औद्योगिकरण नहीं हो पाया था वो इससे वंचित रह गए थे। तो इन देशों के द्वारा जो CO2 की मात्रा वातावरण में बढ़ाई गई है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अभी के समय में देखा जा रहा है। ठीक है, इसे और आगे हम लोग समझते हैं कि जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय सेक्टर, किस किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इससे लगभग 25.6% ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। उसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, औद्योगिकरण से 15.9% का जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। और तीसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, इससे 13.2% का जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। आप तीन ही को याद रखें। पहला इलेक्ट्रिक पावर से क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कोयले वगैरह का दहन होता है उससे काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो वातावरण में उत्सर्जित होती है। उसी तरह इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ये तीसरे नंबर पे है। आप तीन याद रखें और आप इन सबों को एक बार देख लें। ठीक है, हो सकता है कि आपको बढ़ते से घटते क्रम में एग्जाम में पूछ लिया जाए। इन्वायरमेंट में ना पूछे, ज्योग्राफी में पूछ लिया जाए, पर हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आप 1, 2, 3 को याद रखें, रेस्ट को आप एक बार देख लें कि सबसे कम किस में है। तो सबसे कम है वाटर डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इस ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में। पर कैपिटा देखें, पर कैपिटा मतलब एक आदमी एक साल में कितना टन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है कतर, उसके बाद कुवैत, उसके बाद UAE। तो ये देश तो बहुत छोटे हैं पर इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों है कि एक आदमी जो है इतना ज़्यादा एक साल में इतना टन CO2 जो है वो एमिट कर रहा है। तो इसकी वजह है कि यहाँ के लोग काफ़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं, और लग्जरी लाइफ जीने के चलते क्या होता है कि उनको हमेशा AC चाहिए होता है, महंगी महंगी कारों का यूज़ करते हैं जिसमें कि
जिसका कि माइलेज जो है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो पेट्रोल जो है उसका बर्न होता है, जलता है, जिसके चलते ये CO2 वहाँ पर एमिट होता है। तो इन सभी देशों में पर कैपिटा मीन्स एक आदमी एक साल में इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अगर इसी की तुलना हम भारत से करें तो यहाँ पर 100 आदमी भी एक साल में इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये तो पर कैपिटा हो गया एक आदमी के द्वारा। तो अगर कंट्री को होल लेके चलें तो सबसे ज़्यादा चाइना है, ये चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। उसके बाद USA है और तीसरे नंबर पे अपना भारत है। ठीक है, तो भारत तीसरे नंबर पे कैसे आ गया? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर कैपिटा उत्सर्जन तो कम है, पर एज ए होल पॉपुलेशन देखें तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ये समझना है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो भी रहा है तो क्या दिक्कत है, और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे कौन कौन है? तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और एक बार जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो आप खुद ही ये महसूस कर पाते होंगे कि जीना कितना मुश्किल हो जाता है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव, इससे कृषि में भी इफेक्ट पड़ेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो बाढ़ वगैरह की जो है आशंका रहेगी। वन्य जीव प्रजाति का नुकसान होगा तो जैव विविधता का जो है नुकसान होगा। रोगों का प्रसार होगा, जैसे कि कोरोना देख रहे हैं, ये भी एक तरह का जो है जलवायु परिवर्तन का ही कारक मान सकते हैं आप। और जंगलों में आग, तो इन सभी खतरे की होने की संभावना बढ़ जाती है जब जलवायु परिवर्तन होता है। अब इसके निपटने के क्या उपाय हैं? तो ज्वालामुखी का विस्फोट किया जाए, बड़े बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाए, छद्म वृक्षों का निर्माण किया जाए, और समुद्री शैवालों के ऊपर आयरन का प्रयोग किया जाए। तो हो सकता है कि आपको इन चारों चीज़ों को समझ में ना आए, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि ज्वालामुखी का विस्फोट करने से क्या होगा। मीन्स आपको कृत्रिम रूप से अगर ज्वालामुखी का विस्फोट करते हैं तो उससे काफ़ी संख्या में जो है वो धुएँ जो है वो बाहर निकलेगी, और उस धुएँ के बाहर निकलने से जो दिन के समय में भी सूर्य की उतनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि पृथ्वी उतना गर्म नहीं हो पाएगा। तो ये एक उपाय सुझाया गया है। दूसरा है बड़े बड़े दर्पणों का प्रयोग, कि आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेडियस के दर्पण का अगर प्रयोग करते हैं तो सूर्य का जो किरण है वो वहीं से परावर्तित होकर वापस चली जाएगी और पृथ्वी उतनी गर्म नहीं होगी। छद्म वृक्ष वो वृक्ष होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक बार जब छद्म वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इन छद्म वृक्षों को आप धरती के नीचे या किसी समुद्र के नीचे गाड़ देंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो पृथ्वी पर कम हो जाएगी। और समुद्री शैवालों के ऊपर आयरन के प्रयोग से ये होता है कि समुद्री शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे ज़्यादा जो है वो एमिटर है। तो अगर उस पर आप आयरन का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, और जब एक बार मात्रा बढ़ जाएगी और उसके ऊपर आयरन का प्रयोग किए रहेंगे तो भारीपन के चलते वो समुद्र में नीचे चले जाएगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कम हो जाएगी। तो इन सभी उपायों को सुझाया गया है और इस पर रिसर्च चल रहा है कि किन किन उपायों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को वातावरण में कम कर सकें और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपट पाएँ। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या जो है उपाय अभी तक किए गए हैं, किन किन सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और उस सम्मेलन में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। यहाँ से आपका JPSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस है वो आने का जो प्रोबेबिलिटीज़ है जो अभी मैं आगे बताऊँगा वो ज़्यादा रहेगा। अभी तक हमने सिर्फ एक बेस तैयार किया है जिससे कि आने वाले जो चीज़ों को जो मैं आपको बताऊँगा वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि JSSC एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसे कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से JPSC टेस्ट सीरीज, JSSC CGL फूड वीडियो कोर्स और ऑल सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो कोर्स और JSSC टेस्ट सीरीज, इन सभी चीज़ों का आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप JSSC एजुकेशन के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखें। इसमें सभी जो फैकल्टी मेम्बर्स ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और इसमें डेमो क्लास भी अवेलेबल है। आप एक बार जाके देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगता है इसमें आप इनरोल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर सबसे पहला प्रयास किया गया था वो था अंतर सरकारी पैनल IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में। किसके द्वारा? तो WMO और UNEP के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो है इस जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो जो वैश्विक ताप संबंधी समस्या था उसके अध्ययन करने हेतु एक तंत्र उपलब्ध कराना, जिससे कि यह पता चल सके कि वैश्विक तापन की जो समस्या है वो उससे कैसे निपटा जाए और क्या क्या उपाय ये सुझा सकता है, जिससे कि विश्व के राष्ट्र उस पर विचार और मंथन करके उस पर आवश्यक कदम उठा सकें। तो इसका ये काम था। 2007 में
इन कामों के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो सबसे पहला प्रयास 1988 में आईपीसीसी के द्वारा किया गया था। अब दूसरा जो प्रयास है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। अब हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पर छोड़ा था, अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे मैंने लास्ट क्लास को यहाँ से लिंक किया है, जिससे कि आप क्रमवार चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। और इसमें 3 महत्वपूर्ण कन्वेंशन को अपनाया गया था। कौन कौन सा था? तो UNFCCC जैव विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण पर कन्वेंशन। ठीक है, इन तीनों कन्वेंशन में हमने UNFCCC इसे देखा था और मैंने आपको बताया था कि ये कन्वेंशन 1992 में अपनाया गया था और इसे लागू कब किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो वैश्विक तापवृद्धि में कमी लाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि जो वैश्विक तापवृद्धि हो रहा था उसमें कमी लाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। तो अगर मैं सीधे डायरेक्टली आपको यहाँ पर बताता कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने से वैश्विक तापवृद्धि में कमी होगी और इससे जो है जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जाएगा, तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत होती। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो पीछे मैंने बताया, जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि वैश्विक तापवृद्धि कैसे होती है, ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल है और उसके उत्सर्जन में हम लोग कैसे कमी ला सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित करना, ये इस UNFCCC कन्वेंशन में एक निर्णय लिया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो तीसरा मीटिंग हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहली जो 2 बैठक थी वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आपको जानना चाहिए। तो इसका जो तीसरा मीटिंग था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, वो क्योटो में हुआ था, जापान में 1997 में। और यहाँ पर एक क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसे अपनाया गया था। यह UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्य समझौता है। इसे लीगल रूप से बाइंडिंग किया गया था कि जो सदस्य देश हैं उसके लिए इस समझौते को मानना कानूनी रूप से बाध्यकर होगा। इसमें यह कहा गया था कि जो औद्योगिकृत देश हैं जिन्होंने औद्योगिकरण का फ़ायदा ले लिया था, उन्हें 6 ग्रीन हाउस गैस जो मैंने अभी आपको बताया था उसे कम करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था कि आप जो औद्योगिकरण का फ़ायदा ले चुके हैं और काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, अब आपको इस 6 ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए काम करना है। इसकी स्वीकृति जो है 1997 में मिल गई थी इस प्रोटोकॉल को, पर यह प्रभावी कब से हुआ था? 2005 से, क्योंकि कनाडा जो कि एक प्रमुख देश था, इसका सिग्नेटरी था, उसने इसे नहीं अपनाया था और 2005 में इसने साइन किया था। तो 2005 से जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल को जो है प्रभावी किया गया था। इसमें सभी सदस्य देशों को 2 भागों में बांटा गया था, Annex 1 वाले देश और Annex 2 वाले देश। Annex 1 वाले देश में 16 औद्योगिक देशों को रखा गया था, जिसमें US, अमेरिका, कनाडा, रूस और यूरोपियन यूनियन के अधिकतर देश थे। इन सभी देशों ने औद्योगिकरण का फ़ायदा ले लिया था, इसीलिए हम लोग इसे औद्योगिक देश कहते हैं। और इस 16 देशों को इस Annex 1 में रखा गया था। अन्य सभी देशों को, जिसमें कि भारत और चीन भी शामिल था, उसे Annex 2 में रखा गया था, जिन्हें कि औद्योगिकरण का फ़ायदा नहीं मिला था। ठीक है, इस 16 औद्योगिक देश से ये कहा गया था कि 2008 से 12 तक के बीच जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, आपको 1990 का जो आपका उत्सर्जन का स्तर था उससे 5.2% कम करना है। इन सभी औद्योगिक देशों पर, 16 औद्योगिक देशों पर ये बाध्यकर, जो कानूनी रूप से बाध्यकर समझौता था, इसके तहत इनको 2008 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है वो 1990 के इनके स्तर से 5.2% कम करना है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन से गैसेस थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे, CO2, CH4, N2O, SF6, HFC और PFC। ये 6 ग्रीन हाउस गैसेस थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें विकसित देशों के लिए पहली प्रतिबद्धता अवधि 5 वर्षों के लिए 2008 से लेकर 2012 तक, जिन्हें 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करनी थी। पर यह क्या हुआ? असफल हो गया। ये लोग इस चीज़ को कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये 2005 से प्रभावी ही हुआ था और 2005 के बाद बहुत ही कम समय इन्हें मिला था और इन दिशा में इन्होंने कोई कदम भी नहीं उठाया था। तो द्वितीय प्रतिबद्धता जो था वो कहा गया कि 1990 के स्तर से 18% कम करना है आपको। और ये अवधि कब दी गई थी? 2013 से लेकर 20 तक, क्योंकि 2012 में तो ये फेल ही हो गए।
तो 2013 से लेकर 2020 के बीच में इन्हें कहा गया कि आप 1990 के स्तर से 18% कम करेंगे, पर यह भी एक असफल हो गया और फाइनली जाके ये जो समझौता था वो समाप्त ही हो गया। अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान क्या लिए गए थे इस क्योटो प्रोटोकॉल में, तो स्वच्छ विकास तंत्र और कार्बन व्यापार, इन दोनों का जो है प्रावधान किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि स्वच्छ विकास तंत्र और कार्बन व्यापार, इन दो चीज़ों का प्रावधान किस में किया गया था, तो COP3 में, क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला है COP8। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना चाहिए कि ये COP पहली बार न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी और ये कब की गई थी, 2002 में। तो आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग कब की गई थी, तो 2002 में की गई थी। और ये कौन सी मीटिंग थी, तो 8वीं मीटिंग थी। अगला है COP11 मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, 2005 में आयोजित किया गया था और कनाडा ने 2005 में ही क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था और तभी से यह प्रभावी होता है। अब इस COP11 का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक अलग से ग्रुप बना था, मीटिंग ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो मीटिंग ऑफ पार्टीज़ 1 नाम दिया गया था, मीन्स COP11 या फिर MOP1। ये MOP1 क्या है, तो ऐसे राष्ट्र जो कि एनेक्स 1 के सदस्य थे वो मीटिंग ऑफ पार्टीज़ में भी थे और COP में भी थे। इन्होंने मीटिंग ऑफ पार्टीज़ अलग से इसलिए बनाया था क्योंकि इन पे दबाव था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो ये अलग से मीटिंग करके इन चीज़ों को ढूंढते थे कि कैसे हम इस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकें, और ये आपस में मीटिंग करते थे। और शेष जो सारे देश हैं, मीन्स जिसमें कि MOP1 के भी देश शामिल हैं, इनके मीटिंग को हम लोग COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये इसका 11वां मीटिंग था, ठीक है। तो यहीं से MOP1 का भी जन्म होता है। आप इस MOP को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो MOP था उससे आप ना मिलाएं, उसे आप अलग रखें, क्योंकि ये मीटिंग ऑफ पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद का है और वो आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। अब COP13, इसे हम लोग MOP3 भी कहेंगे, आप दोनों एक साथ अब चलेगा, COP13 और MOP3। ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2007 में, और इसमें बाली रोड मैप और इसके अंतर्गत बाली एक्शन प्लान जो है इसके बारे में कहा गया था। तो बाली एक्शन प्लान क्या है या बाली रोड मैप क्या है, तो इसमें बाली रोड मैप में एक बाली एक्शन प्लान बनाया गया था। एनेक्स 1 के देशों का एक समूह बनाया गया था जो कि आगामी प्रतिबद्धता था, जो भी प्रतिबद्धता रखा गया था उसे पूरा करने के लिए ये काम करेंगे। इसमें अनुकूलन कोष या एडेप्टेशन फंड का भी स्थापना किया गया था। साथ में एनेक्स 1 के देशों के द्वारा तकनीकी हस्तांतरण की बात की गई थी कि आप अपने तकनीक को जो है, जो विकासशील देश हैं, भारत, चीन जैसे देश, इसको आप जो है शेयर करेंगे, हस्तांतरण करेंगे, जिससे कि ये भी अपने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी ला पाए। आप सिर्फ ये कहें कि आप ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी लाएं तो वो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकरण का फ़ायदा नहीं लिया था और उनके पास वो तकनीक भी नहीं है जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम कर पाएँ। तो आप जो तकनीक आपके पास अवेलेबल है आप उसका हस्तांतरण करेंगे इन सभी विकासशील देशों को। कौन कौन सी तकनीक थी, जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन की तकनीक, इसके उपयोग से जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो कम होगा, तथा CO2 उत्सर्जन को कम करने की तकनीक, इन सभी तकनीक को आप विकासशील देशों के साथ साझा करेंगे। किससे उम्मीद की गई थी, एनेक्स 1 के देशों के द्वारा, जो 16 देश थे उनसे ये कहा गया था कि आप अपने तकनीक का हस्तांतरण जो है शेष राष्ट्रों के साथ करेंगे। अगला COP15 है, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। ये 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था। ये USA और बेसिक देश कौन से हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इन देशों के बीच जो है एक गैर अबाध्यकारी समझौता इस सम्मेलन में लिया गया था। आप इसको याद रखेंगे कि USA और बेसिक देशों के बीच जो गैर अबाध्यकारी नॉन बाइंडिंग समझौता था वो किस सम्मेलन में लिया गया था, तो कोपेनहेगन सम्मेलन में। इसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं हो सका था। कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं था और कोई भी सहमति जो है वो विकासशील और विकसित देशों के बीच इसमें नहीं बन पाई थी। विकसित देशों से ये अपेक्षा की गई थी कि 2020 तक जो ग्रीन हाउस गैसों का कटौती है का एक निश्चित लक्ष्य जो है उसको आप तैयार करेंगे और 2020 तक उसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। विकासशील देशों से भी कहा गया था कि आप भी कुछ ऐच्छिक प्रयास करेंगे, जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, आपके लिए ऐच्छिक रहेगा और आपको कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाना है, पर कोई शर्त नहीं था। इसके लिए इनको मजबूर नहीं किया गया था, पर इनसे अपेक्षा की गई थी विकासशील देशों से कि ये भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपने तरफ से प्रयास करेंगे और विकसित देशों से ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए एक लक्ष्य तैयार करने के लिए कहा गया था,
ठीक है, तो ये कोपेनहेगन सम्मेलन की 2 प्रमुख बातें थी। अगला है विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ये क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि विकसित देश तो औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है लाभ ले चुके हैं, पर विकासशील देश उससे वंचित रह गए हैं। अगर अब जो है वो ग्रीन हाउस गैस के कटौती करने लगे तो विकास अभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो कटौती करते हैं और इस कटौती करने के क्रम में उनको किसी भी तरह का वित्तीय जो है वो हानि पहुंचती है, तो उसकी भरपाई इस जो है राशि से की जा सके, इस फंड से की जा सके। अब आता है COP16, जिसको MOP 6 के नाम से जानते हैं। ये कानकुन में हुआ था। कानकुन का है तो मैक्सिको में, और ये 2010 में हुआ था। आप ईयर और जगह ये दोनों याद रखेंगे। इसमें हरित जलवायु फंड बनाने का निर्णय लिया गया था कि इसका उपयोग विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। और इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। एक हरित जलवायु निधि बोर्ड की भी स्थापना की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि सदस्य देशों द्वारा शासित किया जाएगा और इसका प्रबंधन जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। मीन्स इसका ट्रस्टी जो है वो वर्ल्ड बैंक रहेगा। एक तकनीकी तंत्र, टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म की भी स्थापना की गई थी, जिसे कि हम लोग जलवायु तकनीकी नेटवर्क केंद्र के नाम से जानते हैं, CTCN। तो ये प्रमुख बातें कानकुन सम्मेलन में की गई थी। COP 17 को अगर देखें तो ये डरबन में हुआ था। इसे हम लोग MOP 7 भी कहते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है और ये कब हुआ था? 2011 में। कानकुन सम्मेलन में जो हरित जलवायु फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था, उसे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था इस डरबन सम्मेलन में। और इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के लिए। इसमें कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया था। तो ये 2 चीज़ आप इसमें याद रखेंगे कि हरित जलवायु फंड की स्थापना कर दी गई थी और कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया था। कहाँ हुआ था? डरबन में। कब? 2011 में। ठीक है, अगला है COP 18, जिसे कि हम लोग MOP 8 भी कहते हैं। ये दोहा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 2012 में। कहाँ हुआ था? दोहा में। इसमें क्या किया गया था? जो कि एक 7वां ग्रीन हाउस गैस है, इसको भी अब ग्रीन हाउस गैसेस के कैटेगरी में रख दिया गया था। मीन्स NF3, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी अब ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत रख दिया गया था और इसको भी अब प्रतिबंधित कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे COP 21, जिसे कि हम लोग MOP 11 या CMA 1 भी कहते हैं। इसे हम लोग पेरिस सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ये पेरिस फ्रांस में 2015 में आयोजित किया गया था। इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि 2020 में जब क्योटो प्रोटोकॉल की अवधि खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है राष्ट्रों को क्या क्या करना है, उन पे किस किस तरह का रिस्ट्रिक्शन, किस किस तरह का जो है उनको लक्ष्य दिया जाए, जिससे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सके। तो क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत यह गैर बाध्यकारी समझौता था। मीन्स इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की तरह कोई बाध्यता नहीं थी, ये गैर बाध्यकारी समझौता था। ये सभी देशों के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल में आप देखे होंगे कि ये सिर्फ 16 औद्योगिक देशों के लिए था। शेष सभी राष्ट्र को जो है उस पर किसी तरह का जो है बाध्यता नहीं दी गई थी, पर यहाँ पर ये सभी देशों के लिए था। हर देश के अपने अपने लक्ष्य थे। ठीक है, हर देश को अपना अपना लक्ष्य डिसाइड करना था कि वो किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। 55% CO2 उत्सर्जन करने वाले 55 देशों के हस्ताक्षर के बाद ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, मीन्स 55% CO2 का उत्सर्जन 55 देशों के द्वारा किया जाता था और इस 55 देशों के हस्ताक्षर के बाद यह लागू कर दिया गया था। और ये लागू कब से माना जाएगा? 2020 के बाद से, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 2020 तक रहेगा, उसके बाद इसको लागू माना जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 55 देश के हस्ताक्षर के बाद लागू हुआ था, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है सिर्फ 16 देशों के द्वारा ही हस्ताक्षर करना जरूरी था वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर था यहाँ पर। प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान, जिसे कि हम लोग इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसे अपनाने की बात की गई थी। ये क्या होता है कि हर देश एक निश्चित लक्ष्य तैयार करेंगे कि हम इतने समय तक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में इतना कमी लेते आएंगे। तो उन पे किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था, बस उनसे ये अपेक्षा की गई थी कि आप खुद ही ये डिसाइड करें कि आप कितना कितना अंशदान करेंगे, कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरह से हम लोग अगर समझें तो क्योटो प्रोटोकॉल में ऊपर से कोई बात कह दी गई थी जिससे कि सारे जो 16 औद्योगिक देश है उस पर अप्लीकेबल था, पर पेरिस समझौते में आपसे ये अपेक्षा की गई थी कि आप ही खुद ही बताएं कि आप कितना कितना कम कर पाएंगे और उसी तरीके से आपको उस लक्ष्य को पूरा करना है। ठीक है, तो दोनों में बेसिक अंतर यही है। मुख्य लक्ष्य क्या क्या था? तो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में औद्योगिकरण के पूर्व स्तर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही ज़्यादा बढ़ने देना।
ठीक है, और बाद में फिर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। इसका सिंपल सा मतलब है कि औद्योगिकरण के पूर्व स्तर का तापमान अगर x डिग्री सेल्सियस था तो अब इसे x+2 तक ही बढ़ने देना, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना, इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो इस लक्ष्य को जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया था। अगला था कि 2025 तक जो $100 बिलियन का जो एक फंड था उसे तैयार करना और इसको एक लक्ष्य बनाना। दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की प्रगति की वैश्विक स्तर पर जांच हो, इसकी रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म जो गोल था, उसका कितना हासिल हमने किया, उसका एक सामूहिक कार्रवाई की प्रगति में सभी देशों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई किया गया था उसकी प्रगति के लिए एक वैश्विक स्तर पर जांच हेतु रूपरेखा तैयार करना, और इसको 2023 से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब भारत और पेरिस जलवायु समझौता इसे देखते हैं कि भारत ने कब साइन किया। 2016 में साइन किया इस पे, 2015 में ये समझौता हुआ था, 2016 में भारत ने इस पे साइन किया और भारत ने ये कहा कि सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 की स्तर की तुलना में 2030 में 30 से 35% कम कर लेंगे। भारत का ये कहना था कि जो 2005 का जो स्तर है उत्सर्जन तीव्रता का, हम 2030 में जाके इस स्तर से 30 से 35% कम कर लेंगे। ठीक है, तो भारत का ये लक्ष्य था, क्योंकि हर एक देश को अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करना था, तो भारत ने ये लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे COP25 जो 2019 में मैड्रिड में हुआ था। ठीक है, पहले ये चिली में होना तय था, पर कुछ आंतरिक विरोध के चलते जो है कुछ ऐसे कारण वहाँ पर हो गए जिसके चलते वहाँ पर आंतरिक विरोध प्रदर्शन होने लगा, तो इसका जो जगह चेंज करके मैड्रिड स्पेन में कर दिया गया। पर जो खर्च था वो चिली सरकार ने ही वहन किया और अध्यक्षता भी चिली सरकार ने ही की। तो आप इसे देखेंगे इसके लोगों को, तो इसमें लिखा है COP25 चिली और फिर मैड्रिड। तो इसका जो खर्च था वो चिली सरकार ने वहन किया था और इसका जो स्थान था वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया था। ठीक है, इसमें ये बात को दोबारा रिपीट किया गया था कि जो पेरिस समझौते में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसी के अनुरूप जो है ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की जाए। कुछ नया प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया था, उसी प्रावधान को जो है रिटरेट किया गया था, दोहराया गया था। इस सम्मेलन के अंत में 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए घोषणा का समर्थन किया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। जो गरीब देश हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे हैं, उसको समर्थन करने का घोषणा जो है इस सम्मेलन के अंत में किया गया था। लेकिन कोई फंड का आवंटन नहीं किया गया था। कहा गया था कि हाँ करेंगे, पर ऐसा कोई फंड वगैरह का जो है बात इस सम्मेलन में नहीं की गई थी। बिना किसी निर्णय के ये समाप्त हो गई थी। जो अगला सम्मेलन है 26 वो 9 से 19 नवंबर 2020 के बीच में आयोजित होना था, पर कोविड के कारण ये हो नहीं पाया और इसे रिशेड्यूल कर दिया गया है इस साल नवंबर में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 26वां COP है वो कहाँ होने वाला है और कब होने वाला है। तो ये ग्लासगो UK में होने वाला है और नवंबर 2021 में होने वाला है। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए वो हम देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ 2008 से शुरू किया गया। जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसको 2008 से शुरू किया गया। इसके तहत 8 मिशन जो है ये इसके लक्ष्य रखे गए, जिसमें कि सौर मिशन भी उसमें से एक लक्ष्य था कि हमें जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, जिसमें कि सौर मिशन है, पवन ऊर्जा है, हाइड्रो ऊर्जा है, तो इन सभी पर हम लोग शिफ्ट करना है। और एक राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ 2008 में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 8 मिशन जो है ये निर्धारित किए गए, जिसमें कि सौर मिशन एक है। ठीक है, 2022 के अंत तक हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम लोग 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग ऐसी ऊर्जा को कहते हैं जो कि कभी खत्म ना हो, जैसे कि सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, हाइड्रो ऊर्जा हो, जिसमें कि जीवाश्म ईंधन जो है इसका हम लोग दहन नहीं करते हैं। ऐसी ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि सतत ऊर्जा हमें मिलती रहती है। तो हम लोग 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखे हुए हैं 2022 के अंत तक। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से जो है किसी भी तरह का जलवायु में जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, मीन्स ना के बराबर पड़ता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने लक्ष्य तैयार
जो लक्ष्य निर्धारित की है वो है 2030 तक हम लोग कुल विद्युत उत्पादन मीन्स पूरे राष्ट्र में जितना विद्युत उत्पादन होता है उसका 40% जो हम लोग गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा से हासिल करेंगे। गैर जीवाश्म ईंधन क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन होते हैं जो कि हम लोग को पहले से संसाधन के रूप में मिले हुए हैं, जैसे कि कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। तो इस जीवाश्म ईंधन के इतर 40% ऊर्जा जो है हम लोग 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन का वो हम लोग पूरा करेंगे। तो ये लक्ष्य भी हमने निर्धारित किया है। अगला है कि वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएंगे। मीन्स जो कार्बन सिंक होता है कि जो कार्बन को एब्जॉर्ब करे, तो हम लोग ने निर्धारित किया है कि 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से हम लोग 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक कार्बन को अवशोषित कर सकें, इसके बराबर हम लोग एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक लक्ष्य है जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय के बारे में भारत सरकार के प्रयास को बताता है। अब हम लोग कुछ करंट इवेंट्स को देखते हैं। पहला है कि हाल ही में NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? UNFCCC के द्वारा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि NDC सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो UNFCCC के द्वारा। NDC क्या है? तो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि इसके तहत सभी सदस्य देश जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के लिए आवश्यक नीतियों और योजनाओं का निर्धारण करते हैं। समझौते के तहत मान्यता पर बाध्यकारी नहीं, मीन्स ये एक मान्यता इसको मिली हुई है कि ऐसा आपको करना है, पर आपके ऊपर ये बाध्यकारी नहीं होता है। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको कितना उत्सर्जन में कमी करना है, आपको खुद बताना है और उस दिशा में आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और नीतियों का निर्धारण करना है। भारत द्वारा जो प्रयास किए गए थे, मैंने पहले ही बताया, एक बार दोबारा यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि 2005 की तुलना में देश की GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 1/3 तक कम करना है। ठीक है, 2005 में जितना उत्सर्जन करते थे, अब उसको 1/3 से कम करना हमारा लक्ष्य हो गया है कि इसे हम लोग 1/3 तक कम करेंगे 2005 की स्तर की तुलना में। कुल विद्युत उत्पादन में 40% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। अगला है कि वर्ष 2030 तक हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाएंगे। तो ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अगला जो करंट है वो है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मेकिंग पीस विद नेचर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो आपको से पूछा जाएगा कि मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास तथा प्रदूषण ऐसी 3 मानव चुनौतियां हैं जो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। मीन्स इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और प्रदूषण 3 मानव चुनौतियों के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। कौन जारी करता है? IQ एयर स्विट्जरलैंड की एक जो है संस्था है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है चीन का होतान, सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो गाजियाबाद है और भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर ये है। मिस इस पूरे जो शहर के रैंकिंग में गाजियाबाद दूसरे स्थान पे आता है और भारत में ये पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश अगर पूछा जाए तो बांग्लादेश 1 नंबर पे, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे। अगर राष्ट्रीय राजधानी के बारे में पूछा जाए तो आपका दिल्ली ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, जो कि पूरे ओवरऑल रैंकिंग में 10 नंबर पे है। मीन्स सारे शहरों के रैंकिंग में दिल्ली 10वें नंबर पे है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पहले नंबर पे है और ढाका दूसरे नंबर पे है। और विश्व के शीर्ष 30 प्रदूषित शहरों में से 22 शहर सिर्फ भारत के हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे कहा गया है, तो गाजियाबाद को। सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो चीन का होतान। और राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सबसे प्रदूषित है और 30 प्रदूषित शहरों में 22 सिर्फ भारत से हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। राइट टू रिपेयर कानून, ये कानून लाया गया है यूरोपियन संघ के द्वारा। यूरोपियन संघ में टोटल 27 कंट्रीज़ हैं और यह 1 मार्च 2021 से लागू कर दिया गया है। इस कानून में कहा गया है कि उपकरण बेचने के अगले 10 वर्षों तक उपकरण की मरम्मत संभव बनाना। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप किसी उपकरण को खरीदते हैं तो 2 से 4 वर्षों के बाद ही उस उपकरण के जो पार्ट्स होते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं। इस कानून में ये बात कही गई है कि उपकरण के बेचने के अगले 10 वर्षों तक जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो 10 वर्षों तक अवेलेबल हों। साथ में एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि जो उपभोक्ता स्वयं अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इसमें मोबाइल को हटा दिया गया है, इसमें रेफ्रिजरेटर, AC, TV इन सभी को शामिल किया गया है
कि मरम्मत करने का अधिकार उन्हें मिले और आवश्यक बदलाव करने में उसे सक्षम बनाए। अब इस कानून के तहत जो उपभोक्ता है उसको उस प्रोडक्ट निर्माता जो कंपनी है उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि अगर मैं अपने तरफ से कुछ करता हूं तो हमारी गारंटी या जो प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अपने तरफ से भी उसका मरम्मत करवा सकते हैं और 10 साल तक स्पेयर पार्ट्स उनको अवेलेबल रहेंगे। तो ये अधिकार उनको दिया गया है। और ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो ई कचरे पर नियंत्रण। तो कहीं ना कहीं यह पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम यूरोपियन संघ ने उठाया है। ठीक है, अगला है IPCC की नई रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था कि IPCC एक संस्था है जो कि 1988 में बनाई गई थी WMO और UNEP के द्वारा। इसकी एक रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान दर से लगातार बढ़ रहा है और 2030 से 2052 के बीच लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। कि मीन्स 2030 का जो टेम्परेचर है वो 2052 में बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगी। और वर्तमान में ये टेम्परेचर पूर्व औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि वर्ष 2030 तक 2010 के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देना है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो इसके लिए आपको 45% कार्बन उत्सर्जन की कटौती करनी होगी। और यही लक्ष्य अगर आप 2050 तक के लिए रखते हैं तो आपको 100% कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी होगी। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप 2030 तक 2010 के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस कार्बन उत्सर्जन को आप रोक पाएंगे। ठीक है, अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। ये सूचकांक येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। इसमें भारत का जो स्थान है वो 180 देशों में 168 स्थान पर है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। पहला जो है डेनमार्क का है और अंतिम स्थान लाइबेरिया का है। भारत का स्थान 180 देशों में 168वें नंबर पे है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैव विविधता पढ़ेंगे। जैव विविधता पर जो विभिन्न अभिसमय किया गया था जैसे कि कार्टेजेना, नगोया और आइची, इसे हम देखेंगे। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था, इसे हम लोग देखेंगे। भारत के बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इसे हम लोग पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर को देखेंगे और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है, इससे थोड़ा हम लोग गौर से समझेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा होगा कि इसे आप शेयर करें जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ पहुंचे और हमें भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिले कि आप इसे पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।